अविनाश गुरचकर जी हमारे साथ में हैं, जो कि प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च हैं। और अविनाश जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार में अभी कहाँ मौके हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका आज फिर शो में। गुड आफ्टरनून। और माफी चाहूंगा सर, आपके पास आने में थोड़ा सा देर लगा। वो विवेक जी हमारे साथ में म्यूचुअल फंड्स पे बात कर रहे थे और वो थोड़ा सा 10 मिनट का डिले हुआ। अविनाश जी, एक चीज बताइए, सबसे पहले तो बाजार की नई ऊंचाइयों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसे देखते हैं निफ्टी, और क्या लगता है कि अभी आगे लेवल्स कहां तक जा सकते हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट्स में जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार की तेजी हमको कैश के स्क्रिप्ट्स में देखने को मिल रही है, फ्रंटलाइन कंपनीज में दिख रही है, डेफिनेटली ये मोमेंटम शॉर्ट टर्म में जारी रहेगा। लेकिन मैं निवेशकों को यही कहना चाहूंगा कि अभी जो लेवल्स है वहां पे थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज जरूर करिए। मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि मार्केट को अभी नेगेटिव सरप्राइज की कोई उम्मीद नहीं है, और अगर इन्फ्लेशन जुलाई के महीने में काफी सिग्निफिकेंटली ऊपर आता है तो आपको एक थोड़ा बहुत बिकवाली का भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा कॉशियसली मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करिए। ऐसे नहीं कि मौके बाजार में नहीं है, अभी भी काफी कंपनियां हैं, नंबर्स काफी अच्छे हैं। लेकिन इस लेवल पे जो भी निवेशक एंटर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आप काफी ऊपरी लेवल पे मार्केट में एंटर कर रहे हैं और काफी हद तक स्पेकुलेशन मार्केट में हावी है। तो मेरे ख्याल से केयरफुली इन्वेस्ट और ट्रेड करिए, स्टॉप लॉसेस रखिए और तभी आपका पैसा बने। कोशिश रहिए, क्योंकि बाजार बहुत चल चुका है, ये कह रहे हैं अविनाश जी। अविनाश जी, सबसे पहले तो मौका कहाँ पे है? कौन सा शेयर आप हमारे दर्शकों के लिए ढूंढ के लाएं? इनफैक्ट लवजीत, जो स्टॉक्स, एक दो स्टॉक्स है जो काफी इंटरेस्टिंग है कैश काउंटर में। पहला स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। कंपनी के जो नतीजे आए हैं FY21 के, बहुत ही दमदार है। 1200 करोड़ का रेवेन्यू है, करीबन 80 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और आने वाले साल के लिए भी हमको लग रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम बहुत जारी रहेगा, क्योंकि जैसे सभी को पता है बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बूस्ट गवर्नमेंट ने दिया है। इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि आने वाला साल में भी करीबन 1450-1500 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन हमको लग रहा है 130-140 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से भी अगर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि 230-240 का साल भर का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा शेयर जो थोड़ा सा छोटा है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी बेसिकली BSE लिस्टिंग ही है। कंपनी का नाम है ABM नॉलेजवेयर। इनफैक्ट लव जी, ये कंपनी ई कॉम बिजनेस में है, यानी गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस है। कंपनी की खासियत है कि पिछले साल इन्होंने करीबन 75-80 करोड़ के रेवेन्यू में करीबन 8 रुपए की अर्निंग की थी। कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है और 100 करोड़ की कैश है। कंपनी इसलिए इंटरेस्टिंग है लवजीत क्योंकि 260 करोड़ की मार्केट कैप है और कंपनी के पास 100 करोड़ की कैश है। तो आपको पूरी कंपनी 160 करोड़ में मिल रही है और अर्निंग्स ग्रोथ इस साल काफी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे भी करीबन 190-200 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी सस्ते वैल्यूएशन है और काफी वेल एस्टेब्लिश्ड मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे नजर रखें। ठीक है। और इसमें ABM के एनो में सर कहाँ इसमें स्टॉप लॉस क्या रखा जाए और टाइमलाइन कितना देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि साल भर का नजरिया रखना जरूरी है क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक है और यहाँ पे स्टॉप लॉस देना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने अगर 130 में भी एंटर किया है तो मुझे लग रहा है कि 120 या 115 के नीचे ये जाएगा नहीं, क्योंकि काफी हद तक 118-120 में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था। अभी भी मौके अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। जी, बहुत शुक्रिया। दो अच्छे स्टॉक्स आपने हमारे लिए ढूंढे। सर, कुछ एक सवाल ले लेते हैं। एक विनोद गोगिया जी का सवाल है, एसेट मैनेजमेंट में UTI AMC पर व्यू चाहते हैं आपका। इनके बाद अगर है तो होल्ड करिए। देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज तब अच्छा करती है जब SIP के फ्लोज ज्यादा बढ़ते हैं, मार्केट्स नई ऊंचाई पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सारी जो कंपनीज है जैसे फ्रंटलाइन में HDFC है, ICICI है, UTI AMC, इनको डेफिनेटली इक्विटी निवेश करने के लिए जो जितने लोग पैसे म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं फायदा होगा। अगर इनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि कोई भी AMC कंपनी FY22 में डी ग्रोथ नहीं बट बहुत दमदार ग्रोथ दिखाएगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता है तो खरीदने के मौके मिले। जी,
अविनाश जी, हमारे एक दर्शक हैं विनोद गोगिया जी, जिनका ये सवाल था अभी। उन्होंने आपको एक टाइटल दिया है गूगल सर। कह रहे हैं कि जिस तरीके की आपकी जानकारी होती है फंडामेंटल्स पे, कितनी और अनोखी ऐसे ऐसे कंपनीज और ऐसी ऐसी चीजें आप ढूंढ करके लाते हैं, तो आपको मार्केट का गूगल कह रहे हैं कि आप अपने आप में शेयर बाजार का गूगल हैं। नहीं, उनको धन्यवाद कहिए। ठीक है। सर, एक सवाल है राकेश पोकर जी का, हडको पे आपका व्यू जानना चाहते हैं। हडको में मेरे ख्याल से एक पोजीशन अगर इनकी है तो होल्ड करे। मैं समझता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस में वो जो मास हाउसिंग है वहां पे कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है। देखिए, इसमें क्या है कि कोविड के टाइम पे इनका भी ग्रोथ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर हो चुका था, लेकिन इनके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो अगर ये थोड़ा सा भी इंतजार करे, कम से कम 6 से 8 महीने, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि स्टॉक काफी धीरे धीरे चलता है। और यहाँ पे जरूर मुनाफा और एक 15-20% के लिए जगह। जी अविनाश जी, आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा दिया था पिछली बार हमारे दर्शकों को, और उससे कुछ दर्शकों को काफी फायदा हुआ है। पंकज धीर जी कह रहे हैं, उस कॉल के लिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं। अभी क्या किया जा सकता है उसमें? नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए कल कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, तभी मैनेजमेंट ने थोड़ा सा कंसर्न बेसिकली उनके ऑटो बिजनेस पे कहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो गाड़ियों में जाते हैं वो ग्लोबली शॉर्टेज में है। तो इस कारण से थोड़ा बहुत ग्रोथ में इम्पैक्ट आ सकता है। पर मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉक पे थोड़ी बहुत कमजोरी आती है रिजल्ट्स के बाद, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ कि 1050-1100 का टारगेट आपको एक साल में मिल सकता है। इसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत वैल्यू है। और अभी मैं समझता हूँ कि जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है वो तो दूर रह सकते हैं, बट अगर 6 से 12 महीने की अवधि है तो 1050-1100 का टारगेट मिलेगा, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। तो यहाँ पे नजर रखिए। 50 रुपए ऊपर होकर के आया है। 800 रुपए पे जब आपने दिया था तब से 850 तक तो होकर के आया, लेकिन अभी क्या अभी भी और एक्यूमुलेट करने का टाइम है, या अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल दूर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लवजीत, इस लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए अगर आपका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा ट्रेंड थोड़ा वीक है, बट मीडियम टर्म के लिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑटो सेक्टर्स में ये सबसे सस्ता स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात, दूसरे बिजनेस पे इनके पास है, ये कंसोलिडेटेड एंटिटी है। तो सारे महिंद्रा की ग्रुप कंपनीज महिंद्रा एंड महिंद्रा में फ्लैगशिप में आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक सेफ काउंटर है। और हमको लग रहा है कि आने वाला साल होपफुली, कोविड अगर अगस्त सितंबर तक चला जाता है, तो सेकंड हाफ ऑफ FY22 में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अविनाश सर, एक दिनेश शर्मा जी का सवाल है, GMM पर जानना चाहते हैं, GMM को फोल्डर पे। कंपनी में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं, लेकिन देखिए इस लेवल से एंटर करना मैं समझता हूँ थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इनफैक्ट अगर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंसोलिडेट लेवल पे देखे तो मार्जिन में काफी कटाई हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे महंगे वैल्यूएशंस पे अभी ये स्टॉक को खरीदना नहीं चाहिए। थोड़ा इंतजार करिए। मैं समझता हूँ कि अगर स्टॉक थोड़ा और नीचे आता है तो खरीदने के मौके बनेंगे, और जिनके पास है वो होल्ड करे। कोई पैनिक सेल ऑफ की बात नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटली अभी इस लेवल से स्टॉक को बड़ी अपसाइड देने के लिए समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग ना करे। फ्रेश बाइंग के लिए अभी कह रहे हैं कि और अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं और नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या इतना गिरा हुआ है, क्या इसमें एंट्री की जा सकती है, अभी करनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि गिरने के लिए चांसेस है, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे आए हैं वो मेरे ख्याल से इतने आकर्षक नहीं है। तो ये नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आएंगे। अभी सारे लोग अप्रैल टू जून क्वार्टर देखेंगे। अप्रैल टू जून क्वार्टर में तो सभी को पता है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन कोई स्टेट में हो चुका था, तो यहाँ पे तो ग्रोथ थोड़ी सी और इम्पैक्ट रहेगी। तो जो भी ग्रोथ आएगी वो मेरे ख्याल से जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में मार्केट एक्सपेक्ट करेगा। बट अप्रैल टू जून का क्वार्टर का नंबर आने के बाद शायद आपको थोड़ा सा और इसमें गिरावट देखने की पॉसिबिलिटी। जी ठीक है, तो अभी आप कह रहे हैं क्योंकि 4000 से ऊपर चढ़ के आया है, तो अभी भी 800 रुपए, तो वो वाला भी इसमें स्कोप है। विनोद गोगिया जी कह रहे हैं कि अविनाश जी हमारे इस चैनल पे करीब 580 के भाव से महिंद्रा एंड महिंद्रा को खरीदने के लिए कह रहे हैं, तो वो काफी मुनाफा उसमें बुक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। अविनाश जी, ये जो एक अभी हम एक खबर सुन रहे थे, जो कल से कुछ ट्रेडिंग मार्जिन में कुछ जो नियम कानून में जो बदलाव हो रहे हैं, उसका असर क्या बाजार पे आएगा, या सिर्फ ब्रोकरेज हाउसेज या ब्रोकर्स पे ही आएगा? किस पे आएगा, कैसा होगा? ये मुझे लग रहा है कि देखिए, ये जो 75% अपफ्रंट मार्जिन की बात हो रही है, मेरे ख्याल से ये ज्यादातर
ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंपैक्ट करेंगे, जहां पे इंट्राडे या पोजिशनल बेट्स कोई लेते हैं और जो बेसिकली ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, इससे मार्केट का सेंटिमेंट भी ज्यादा कोई मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी नेगेटिविटी आएगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट प्लेयर्स या ब्रोकिंग कंपनीज को फेस करना पड़े, क्योंकि उनके क्लाइंट अगर मार्जिन देते नहीं है तो उनको ट्रेड करने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी भी खबर आ रही है लवजीत की शायद सेबी ये रूल को रिलैक्स भी करे। अभी तक ये बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये रूल थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो मार्केट्स को वापस थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये रूल आता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वॉल्यूम्स में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 75% मार्जिन बहुत ही हेफ्टी मार्जिन है और जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए शायद ये करने के लिए डिफिकल्ट होगा। जी अविनाश जी, चलते चलते एक सवाल लेना चाह रहे हैं। एक आपका व्यू चाह रहे हैं बजाज फाइनेंस पे, श्रेयसी गुप्ता जी हैं बजाज फाइनेंस पे, लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू मुझे लग रहा है कि इस शेयर में कभी भी थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती है कोई भी कारण से तो खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये करीबन 6000 6100 या 200 का भी टारगेट हासिल कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है लवजीत की, इनके पास लिक्विडिटी बहुत है। कोविड में भी इन्होंने क्लियरली कोई पैनिक किया नहीं था। इनकी एसेट क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक है और सबसे बड़ी बात ये डिजिटल जो एनालिटिक्स करते हैं बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 5-10 साल में इतने क्लियरली अपनी मार्केट को पोजीशन किया है, नंबर 1 एनबीएफसी प्लेयर हो चुका है और ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया में अगले 5 साल के लिए बहुत बढ़िया। तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको ट्रेड मत करिए, कोई भी गिरावट आती है तो खरीद लीजिए और कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा जी। इस पे हम पहले आज सुबह भी प्रसाद कुशल जी से भी बात हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि ये दोनों तरीके से वही फंडामेंटल्स भी इसके, क्योंकि ऑन ग्राउंड भी हर जगह होता है कि अगर बजाज फाइनेंस का बंदा आप किसी भी स्टोर में खरीदने जाते हैं कुछ टीवी फ्रिज जैसी कुछ भी, तो वहां पे आपको बजाज फाइनेंस जरूर मिलता है। एक कॉर्नर एक स्टोर उसका वो बना हुआ एक टेबल लगी हुई होती है। तो उस तरीके से ऑन ग्राउंड भी, और आप जैसा बता रहे हैं कि डिजिटल में भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्ट्रेंथ है, तो दोनों तरीके से बहुत अच्छा पिक बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। सर चलते चलते कोई और स्टॉक या अभी मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले बार आपको जीएनएफसी बोला था लवजीत, मैं समझता हूँ कि अभी भी इस शेयर में खरीदने के मौके हैं। हमारा मानना है कि ये स्टॉक एक सरप्राइज विनर हो सकता है, बेसिकली यूरिया डीएपी एज वेल एज जो टीडीआई बनाता है। तो यहाँ पे कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, डिविडेंड भी अच्छी देती है। करीबन मेरे ख्याल से 10-11 का पी मल्टीपल पे ये 1 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी करीबन 500 480 का टारगेट लेके आप काम करिए, यहाँ पे भी अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। तो ये स्टॉक ऐसा है जो बेसिकली सेमी गवर्नमेंट वाला कंपनी है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत निवेश के मौके बन सकते हैं। और वो जो पीछे सब्सिडी वाला जो खबरें आई थी उसका भी फायदा इसमें बीच में मिला था। और ठीक है सर, चलते चलते एवरेस्ट इंडस्ट्री जो आपने पिछली बार दिया था उसमें अभी क्या व्यू है? मैं समझता हूँ कि स्टॉक थोड़ा सा कमजोर जरूर हुआ है लवजीत, लेकिन एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए ऐसे स्टॉक्स में वन साइड मूवमेंट होता नहीं है। इस कंपनी में सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी सबसे पुरानी कंपनी है एस्बेस्टस शीट्स में, और हमको लग रहा है कि अगले पूरे साल की अगर हम बात करें तो कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कंपनी के पास काफी कैश भी बुक्स में है, और सबसे बड़ी बात कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो मैं समझता हूँ कि इसको खरीदना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं बट कम से कम साल भर में मैं समझता हूँ कम से कम 500 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि छोटी गिरावट से डरिए मत, बाजार में ऐसे मौके मिलते हैं, अच्छी कंपनियां भी नीचे गिरती है, तो इसको क्लेवरली खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट में सिर्फ मोमेंटम मत देखिए, मोमेंटम जो खेलते हैं उनके लिए ये स्टॉक नहीं है, ये प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए अविनाश जी, और इतनी इंपॉर्टेंट कॉल्स देने के लिए। थैंक यू सो मच।